गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक्साइटमेंट है आप लोगों को एग्जाम की? मेरे को भी है। मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग जल्दी जल्दी बैंक पीओ बने, बैंक क्लर्क बने और मुझे थोड़ा सा थैंक यू बोल दें। ओके। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम आ गए हैं, शायद इस संडे को आईबीपीएस मेंस का है, मंडे को आरबी असिस्टेंट का भी है और नेक्स्ट मंथ में हमारे आईबीपीएस क्लर्क के भी एग्ज़ाम है, राइट। थोड़े से टाइम में मैं बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकता हूँ आपको। अब जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करने का टाइम है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एग्जाम में आप किस तरीके से उसी टाइम में उतने ही सिलेबस के साथ में आप कैसे 5 to 10 मार्क्स और अपने इंक्रीज कर सकते हैं। छोटे छोटे 5 बातें हैं। पहली बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टिप्स 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट। ठीक, जैसे हम कहते हैं 37 इंटू 572, इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी ये सभी लोग बता सकते हैं। 7 2 जा 14, आगे जो भी होगा लेकिन लास्ट की डिजिट यहाँ पर 4 होगी, राइट। इसी तरीके से हम लास्ट की 2 डिजिट अगर निकाल लें तो शायद आपके ऑप्शन क्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 तो 2 या 3 ऑप्शन में भी हो सकती है आउट ऑफ 4 और 5, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट अगर मैं निकाल लूं तो हो सकता है आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं सिवाय आंसर वाले ऑप्शन के। तो इन चीजों को हम 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, लेट्स सी। सो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन देख करके हमें आंसर देना है, बिकॉज ये जो कुछ कैलकुलेशन है कुछ तो काफी आसान है लेकिन कुछ में आपको हो सकता है टाइम टेकिंग हो, टाइम लगे। जैसे हम बात करते हैं 783 इंटू 45, सपोज ये कोई टर्म बन गई। आप चाहते हैं, आपके पास में टाइम बहुत कम है, आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑप्शन देख करके हम आंसर दें, तो क्या किया जा सकता है, लेट्स सी। इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि 3 इंटू 5 45 होता है, मतलब यूनिट प्लेस तो 5 होगी, लेकिन मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे सारे ऑप्शंस में यूनिट प्लेस 5 है। अब अगर मुझे सेकंड लास्ट डिजिट और पता लग जाए, लास्ट की 2 डिजिट अगर पता चल जाए तो शायद मैं आंसर इजीली दे पाऊंगा। वो किस तरीके से देना है, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से। जैसे 3 5 15, 15 का 5 लिखो, कैरी 1 ऊपर लिखते हैं। इसके बाद लास्ट की 2 डिजिट इसकी लेना है और इस वाले नंबर की भी लास्ट की 2 डिजिट लेना है मुझे। ओके, और बाहर वाली डिजिट को बाहर वाली डिजिट से, अंदर वाली डिजिट को अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है और जो 2 वैल्यूज मिलेंगी उन्हें ऐड कर देना है। देखते हैं, 8 5 जा 40 प्लस 4 3 जा 12, 40 प्लस 12 52 प्लस एक वो कैरी बची थी वो भी ऐड होगी 53, 53 का 3 कैरी 5 आगे काम आएगी। मुझे लास्ट की 2 डिजिट मिल गई है 35। देखते हैं 35 सिर्फ इस ऑप्शन में है, मेरा आंसर होगा दिस। आई बात समझ में? यही प्रोसेस आप सेम टाइप की कैलकुलेशन हो और अगर एक या दोनों नंबर में आपका पॉइंट्स के बाद में लाइक एक या दो नंबर में दोनों में पॉइंट्स लगाओ, उस टाइप की कैलकुलेशन को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरा नंबर है 314 इंटू 35.3। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन देख करके अगर आंसर देना है तो क्या अप्रोच हो सकती है, लेट्स सी। अच्छा, एक चीज, ये नंबर कंप्लीट राउंड फिगर में है और ये 35.3 है, एक डेसिमल बाद पॉइंट है, तो आपको ऑप्शन में भी ऐसे देखना है कि एक डिजिट के बाद में ही पॉइंट होगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब ये 3 ऑप्शन है, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 4 3 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 मेरा इसमें भी है इसमें नहीं है, तो ये भी आपका कैंसिल। अब मेरे 2 ऑप्शन रह गए, ए या डी, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा, राइट। तो अब यहाँ पे भी वही अप्रोच जो यहाँ कर रहे थे हम, यहाँ पे भी वही अप्रोच करना है। क्या, सेकंड लास्ट डिजिट पता करनी है। कैसे, सबसे पहले मैं यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12, 12 का 2 कैरी 1, राइट। इसके बाद बाहर वाली डिजिट से, अंदर वाली डिजिट से, 5 4 20 प्लस 3 23
प्लस वो जो कैरी पहले बची हुई थी वो ऐड हो जाएगी, 23 प्लस 1 24, 24 का 4 कैरी 2, वो बाद में काम आएगी आगे। चलिए लास्ट के दो डिजिट मिलके मुझे 42, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, एक डेसिमल बाद जब पॉइंट आएगा तो 4.2 लास्ट में होगा, दैट इज मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए टिप्स नंबर 2, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिजिटल रूट। बहुत ही डिफरेंट चीज है, जनरली बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, ओके, बिकॉज ये हिट एंड डायल बेस्ड टेक्निक्स हैं, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, बाकी नॉर्मली जब आप स्टडी करते हैं इन चीजों को साइड करना है। एग्जाम में जब आपको लगता है कि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो आप एटलीस्ट एक एक मार्क्स की अहमियत होती है एग्जाम में, तो हम किस तरीके से सिर्फ ऑप्शन देख करके फटाफट आंसर दें, उसके लिए आपका एक तो था यूनिट प्लेस वाला मेथड और लास्ट की 2 डिजिट वाला, वैसे ही हम डिजिटल रूट भी काम में ले सकते हैं। क्या होता है इसमें, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि व्हाट इज डिजिटल रूट, किस किस तरीके से किन किन नंबर का डिजिटल रूट कैसे निकालते हैं, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ओके। जैसे मैं बात करूं 35 कोई नंबर है, इसका डिजिटल रूट होगा 3 + 5 कितना 8। अगर मेरा नंबर है 388, इसका डिजिटल रूट क्या होगा 8 + 3 11 + 8 19, 19 का मतलब 9 + 1 दैट इज 10, 10 का मतलब 1। तब तक ऐड करते जाना है डिजिट्स को जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, चाहे नंबर नॉर्मल हो या 3 या 4 अंकों का हो या पॉइंट वाला, सबका इसी तरीके से आपको डिजिटल रूट निकालना है, चाहे नंबर नॉर्मल हो या पॉइंट वाला हो, आपको सिर्फ डिजिट्स को ऐड करना है, यहाँ पे पॉइंट्स का जीरोस का कोई रोल नहीं है, ओके। जैसे 257 का डिजिटल रूट क्या होगा 2 + 5 + 7, 7 + 7 14, 14 का मतलब 1 + 4 दैट इज 5। बात आई समझ में, ओके। जैसे मेरे पास में कोई क्वेश्चन है 257 + 35.7 + 38.5, या ठीक है 1257 ले लेते हैं, ये कुछ नंबर है, ओके। याद रखें डिजिटल रूट में जब कभी भी आप जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट होता है उसका डिजिटल रूट जो निकालेंगे वो वही डिजिटल रूट होगा जो कि इसके आंसर का होगा, इसका जो डिजिटल रूट आएगा वही इसके आंसर का भी डिजिटल रूट होगा, ओके। तो हम क्या करें यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, जो डिजिटल रूट आएगा फिर हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे। अभी पहले इसका डिजिटल रूट निकालना सीख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन और ऑप्शन से भी समझेंगे। अभी पहले इसका डिजिटल रूट सपोज निकालना है तो क्या किया जाएगा समझना, 1 + 2 3 + 5 8 + 7 15, 15 का मतलब 6, इसका क्या होगा 5 + 3 8 8 + 7 15, 15 का मतलब अगेन 6। यहाँ पे देखो 8 + 3 11 11 + 5 16, 16 का मतलब 7, तो इस पूरी एक्सप्रेशन का डिजिटल रूट होगा 6 + 6 + 7 कितना 19, 19 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। इस तरीके से डिजिटल रूट निकाल सकते हैं, और देखते हैं। चलिए एक नंबर है मेरे पास में, एक्सप्रेशन है दिस, इसका मुझे डिजिटल रूट निकालना है, ओके। चलिए ये ले लेते हैं, ओके। ये ले लो, इससे और अच्छे से समझ आएगा। 87.5 + 3194 - 575, इसका मुझे डिजिटल रूट निकालना है। क्या करें देखना,
8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20, 20 का मतलब 2। यहाँ पे देखना 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17, 17 का मतलब 9। यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 9 मिला और यहाँ से 17, 17 का मतलब 8। तो फाइनली मेरा डिजिटल रूट होगा 2 प्लस 9 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना 3। मे बी आपने गलती से क्या किया होता, एक तो ये तरीका है, मे बी आपने ये किया होता कि 2 प्लस 9 को 11, 11 को आपने 2 लिखा होता, तो 2 में से 9 निकालने में हमें दिक्कत आ सकती थी। तो याद रखें, जब कभी भी डिजिटल रूट आपको लग रहा है कि नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव ना बनने दें। इस 2 माइनस 9 को क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे 9 जो है कैंसिल कर दिए। डिजिटल रूट जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीटली बेस्ड है 9 पे। 9 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसी पर बेस्ड है कंप्लीट डिजिटल रूट की पूरी थ्योरी। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखें, जब कभी आपको लग रहा है कि नेगेटिव बन रहा है, जो छोटा नंबर है उसमें 9 ऐड कर दो। हर जगह 9 ऐड करना है, सिर्फ इस 9 की वजह से नहीं, किसी भी क्वेश्चन में। ओके, तो जब कभी भी आपको लगे कि छोटी डिजिट आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करें, 9 ऐड कर दो, 11 माइनस 9 कर दो, 2 आ जाएगा। ओके, एक मिनट, ठीक, ये 2 आ रहा था, 2 माइनस 8 करना था मुझे, राइट, 2 माइनस 8 करना था मुझे, नहीं हो रहा था, तो फिर मैं 11 माइनस 8 करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 3। ठीक, चलिए अब कुछ एग्जांपल से समझ, एक मिनट, इसी डिजिटल रूट को आप परसेंटेज वाले कंसेप्ट पे भी लगा सकते हैं। परसेंटेज और पॉइंट का डिजिटल रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपसे कहा जाए 23.5% ऑफ 872, ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, इनका डिजिटल रूट क्या होगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 का मतलब 1, और यहाँ से 8 प्लस 7 15 प्लस 2 17, 17 का मतलब 8। तो फाइनली आपका डिजिटल रूट होगा 1 इंटू 8, 8। परसेंटेज का और पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, या मे बी आ भी जाए सिंप्लीफिकेशन में, बट ये चीज़ कई बार आपके कैलकुलेशन के बीच में बन सकती है, लास्ट में आपको इस तरीके की चीज़ें आ सकती है, और आपको सिर्फ अगर विद इन सेकेंड आंसर देना है तो यहाँ पे डिजिटल रूट निकाला जा सकता है। कैसे, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20, 20 का मतलब हो गया 2, ओके, इनटू 3 प्लस 4 7, ओके, प्लस 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13 प्लस 8 21, 21 का मतलब हो गया 3, 7 2 ज़ा 14, और ये प्लस में 3, चाहो तो इसको फर्दर ऐड कर लो, 4 प्लस 1 5 प्लस 3 कितना आया 8। मेरा डिजिटल रूट हो गया 8, राइट। अब मैं ऑप्शन में भी चेक करूंगा, जिस आंसर में डिजिटल रूट 8 आ जाएगा वही मेरे आंसर होगी। ओके, देखना 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12 प्लस 4 16 प्लस 6 22, 22 का मतलब हुआ 4, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 प्लस 3 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18 प्लस 2 20, 20 का मतलब हुआ 2, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 8 23, 23 का मतलब हुआ 5, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखना 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 प्लस 8 26, 26 का मतलब 8, इसलिए मेरा ये आंसर होगा। बोलो बात आई समझ में? चलिए एक और एग्जांपल, 23.4% ऑफ 565, इस तरह की जब कोई कैलकुलेशन हो, आपको सिर्फ ऑप्शन देख करके आंसर देना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। बेटर है अगर टाइम है, इजी पेपर आता है तो आप पूरा सॉल्व कर लें, बट आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो फिर आप इन अप्रोच पे जा सकते हैं। एक चीज़ और, जब कभी इस तरह की बल्कि कैलकुलेशन होती है 99% केसेस में नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, ये मानकर चले। नन ऑफ दिस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, ट्रिकी क्वेश्चंस में आंसर होता है जनरली, इस तरह की चीज़ों में नन ऑफ दिस आंसर बहुत रेयरली मिलेगा आपको, तो इतना सा थोड़ा सा रिस्क आपको लेना है। चलिए तो यहाँ पे चेक करते हैं,
इसका डिजिटल रूट क्या होगा, देखना 2 + 3 5 + 4 9, ऑफ का मतलब होता है इनटू, 5 + 5 10 + 6 16, 16 का मतलब 7, 63, 63 का मतलब 9। याद रखें 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से किया जाए, उस नंबर का जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल रूट 9 ही होगा। ओके, तो आपको अगर यहाँ पे 9 मिल गया था, आगे मल्टीप्लाई था, तो आगे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। जिससे 9 × 7 क्या 63, अगेन डिजिटल रूट कितना आ गया 9। 9 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा 9। यही तो रूल था 9 का डिजिटल ट्री का। 9 का भाजक का नियम क्या करता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, आपका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही होगा। चलिए, खैर कोई नहीं, हमने पूरा सॉल्व कर लिया। चलिए अब ऑप्शन में चेक करना है, जिस ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट 9 होगा वही मेरा आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, 2 + 1 3 + 1 4 + 6 10, 10 का मतलब 1, 3 + 1 4 + 5 9, और ये 7, यहाँ से मिला 7। 2 + 1 3 + 8 11 + 3 14, 14 का मतलब 5, 3 + 1 4 + 2 6 8, और ये 9, यहाँ पे मेरा आंसर होगा। बात आई समझ में? ओके, तो ये आज हमने 2 बातें अभी तक सीखी, राइट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जनरली डीआई में काम आती है, वो क्या देखते हैं। कई बार कुछ डायग्राम इस तरीके का दिया होता है, लाइक इस डायग्राम में आपको किसी कंपनी के स्टील के प्रोडक्शन की वैल्यूज दी गई है। ये ग्राफ है जिसमें किसी कंपनी के स्टील प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर 2011 to 2017। ओके, कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस ईयर में स्टील के प्रोडक्शन का परसेंटेज इंक्रीमेंट, प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा थी। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट जनरली हम कैसे निकालते हैं, जितना इंक्रीज हुआ वो वैल्यू ऊपर रखी जाती है, अपॉन में इनिशियल वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू हमेशा नीचे रखी जाती है, ठीक है, और इनटू 100 किया जाता है। अब हर ईयर के लिए इतना कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है। तो याद रखें, परसेंटेज इंक्रीज अगर मैक्सिमम या मिनिमम बताना है
तो हम ग्राफ का सिर्फ स्लोप देख करके बता सकते हैं, उसकी झुकाव देख करके हम बता सकते हैं। बताएंगे सबसे ज्यादा इंक्रीज का ग्राफ कौन सा होना चाहिए, कौन सा डायग्राम सबसे ज्यादा स्लोप दिखा रहा है, कौन सी लाइन सबसे ज्यादा स्लोप दिखा रही है। इंक्रीज की बात करें, इंक्रीज एक तो 12 to 13 के बीच में हुआ। ओके, जब 2 ईयर के बीच में इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट किस ईयर का काउंट होगा, इस वाले ईयर का। यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना तो 13 में काउंट किया जाएगा। ओके, एक हमारा इंक्रीज हो रहा है 15 में, एक 17 में। ये स्लोप तो कम दिख रही है, ये दोनों स्लोप ज्यादा दिख रही है, एक ये और एक ये। अब कंफ्यूजन है तो ये नहीं कि ये वैल्यू ऊपर है तो ये मेरा आंसर होगा। याद रखें जब दो स्लोप सेम दिखे तो वहां पे आपको चेक करना है प्रीवियस वैल्यू, मतलब बेस वैल्यू। जिसका बेस जितना छोटा होगा इंक्रीमेंट उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि अपोन में जितनी वैल्यू छोटी होती है आंसर उतना ही बड़ा होता है, राइट। तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, देखो 25 का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी है, 25 का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे बेस छोटा होगा। यहाँ पे बेस 15 है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे अपन में छोटी वैल्यू आएगी तो परसेंटेज इंक्रीमेंट ज़्यादा आएगा। तो इस हिसाब से मेरा सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट होगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, 2016 to 17 के बीच। और कौन सा ईयर काउंट होगा, 2017। तो सिर्फ आप स्लोप देख करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। बात आई समझ में। तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना, जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीमेंट मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाएगा। मिनिमम में आपको स्लोप देखनी है, मिनिमम कहाँ पर है, जैसा कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये स्लोप सबसे ज्यादा दिख रही है तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, इसी ग्राफ में कई बार एक और ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम देख करके छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, स्किप कर दो। किस तरह का क्वेश्चन होता है वो, आपसे कहा जाता है कि 2011 में आपसे इसी डायग्राम के अंदर कहा जाएगा कि इन सभी ईयर में जो स्टील बनाई गई इसका इतने परसेंटेज एक्सपोर्ट हो गया। परसेंटेज एक्सपोर्ट दिया होगा, कितने कितने परसेंट चीजें निर्यात कर दी गई। जैसे 2011 में दिया सपोज 35% या 32%, ठीक है। 2012 में आपसे कहा कि 48%, ठीक है। 13 में आपसे कहा कि 55% स्टील का एक्सपोर्ट हो गया। 14 में आपको दिया गया 40% का एक्सपोर्ट। 15 में दिया गया 34% का एक्सपोर्ट। 16 में दिया गया सपोज 23% का एक्सपोर्ट। और 17 में कहा आपसे 71% का एक्सपोर्ट हो गया। और आपसे कहा जाए कि बताओ ड्यूरिंग द ईयर 11 to 17 टोटल कितनी स्टील का एक्सपोर्ट किया गया। मतलब क्या हो गया इसका कि आपको 2011 में जो 35 यूनिट्स का, सपोज ये लाख टन में है, सपोज ये सारी यूनिट लाख टन में है। 2011 में टोटल 35 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से 32% एक्सपोर्ट कर दी गई। वैसे 2012 में 25 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से 48% को एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से मुझे सारी वैल्यूज का इतना इतना परसेंट निकाल करके जोड़ना है। देखा जाए तो आपको लग रहा होगा बेवकूफी है, इस तक के क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ओके, बट यहाँ पे एक बीच की अप्रोच हो सकती है जो आपका क्विकेस्ट आंसर दे सकती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, डिजिटल रूट। याद आया? क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। एक्चुअली वो मुझे करना क्या है, 35 का 32% निकालना है, राइट। प्लस इस 25 का कितना परसेंट निकालना है, 48%, ठीक है। प्लस इस 30 का कितना निकालना है, 55%। प्लस इस 15 का कितना निकालना है, 40%। प्लस इस 40 का 34%।
प्लस इस 10 का 23% प्लस इस 35 का 71%, राइट। पूरी कैलकुलेशन करने से बेटर है यहाँ पे हम डिजिटल रूट निकाल लें और ऑप्शन में भी चेक कर लें कि वो जो डिजिटल रूट है किस ऑप्शन में आ रहा है। कैसे निकालना है डिजिटल रूट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था। 5 + 3 8 इंटू, ये हो गया 8 इंटू 3 + 2 5 प्लस 5 + 2 7 इंटू 8 + 4 12, 12 का मतलब 3 प्लस ये 3 एज इट इज और ये 5 + 5 10 का मतलब 1 प्लस 5 + 1 6 इंटू 4 एज इट इज प्लस 4 एज इट इज 3 + 4 7 प्लस 1 एज इट इज 3 + 2 5 प्लस 5 + 3 8 और 7 + 1 भी 8। यहाँ से मेरा मिला 4, राइट, प्लस 21 मतलब 3 प्लस 3 प्लस 6 4 = 24 मतलब 6 प्लस 7 4 = 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 प्लस 5 प्लस 8 8 = 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। तो फाइनली मेरा डिजिटल रूट होगा 4 + 3 7 + 3 10 16 17 22 प्लस 1 23, 23 का मतलब 5। तो फाइनली मेरा जो डिजिटल रूट होगा वो होगा 5। उसके बाद मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा, जिस भी ऑप्शन में 5 आ रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो एग्जाम के टाइम पे आप जब पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये बीच की अप्रोच है जो आपको एक एक नंबर देगी। एग्जाम में 1 और 2 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं, आपको पता चल गया होगा अब तक। तो चलिए, तो ये हमारे टोटल 3 टिप्स हो गए। अब टिप्स नंबर 4। एग्जाम में और कहाँ हम टाइम वेस्ट करते हैं या टाइम टेकिंग चीजें और क्या होती है? जनरली सबसे ज्यादा हमें मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है। जहां भी मल्टीप्लिकेशन आता है हम सीधा रफ निकालते हैं, दोनों डिजिट लिखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं भी करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन में हम चीज डिस्कस करेंगे, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। जब कभी भी 2 अंकों की एक संख्या को मल्टीप्लाई करना हो, आप उसको रफ में ना करें बल्कि देख करके सीधा आंसर दिया जा सकता है। कुछ नहीं करना, सेकंड्स की अप्रोच है। सिंपली सबसे पहले यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करो। 5 3 = 15, 15 का 5 कैरी 1। इसके बाद बाहर वाली डिजिट को बाहर वाली डिजिट से, अंदर वाली डिजिट को अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 2 नंबर मिलेंगे, उन्हें ऐड कर दें। क्या क्या नंबर मिलेंगे? 6 5 = 30 प्लस 3 3 = 9, 39, और जो कैरी बची थी वो ऐड हो जाएगी। 39 प्लस 1 40, 40 का 0 कैरी 4। और लास्ट स्टेज में जाके टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर दें। 6 3 = 18 प्लस 4 22। बात आई समझ में? चाहे नंबर एक पॉइंट वाला हो, दूसरा राउंड फिगर में हो, या दोनों नंबर पॉइंट वाले हो, सभी का किया जा सकता है। जैसे 64 इंटू 30 या 3.8, इन दो को मल्टीप्लाई करना। अगेन वही अप्रोच, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से। 8 4 = 32, 32 का 2 कैरी 3। इसके बाद बाहर वाली डिजिट से, अंदर वाली डिजिट से, और जो 2 नंबर मिलेंगे वो दोनों ऐड होंगे। 8 इंटू 6 48, और ये 12, 48 प्लस 12 कितना? 60 प्लस 3 63 कैरी 6। इसके बाद टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से। 6 3 = 18 प्लस 6 24।
जैसा कि यहाँ पर एक डेसिमल बाद पॉइंट था, रिजल्ट में भी एक डेसिमल बाद पॉइंट आ जाएगा। आई बात समझ? मे बी दोनों नंबर पॉइंट वाले हों, लाइक 72 इंटू 76, ठीक, 7.2 इंटू 7.6, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। विद इन सेकेंड आंसर कैसे देना है? यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से, 6 2 12, 12 का 2 कैरी 1। इसके बाद बाहर वाली डिजिट से, अंदर वाली डिजिट से, 7 6 42 प्लस 14, 42 प्लस 4 40, 42 प्लस 4 46 और 10 56, 56 प्लस 1 57 कैरी 5। इसके बाद टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से, 7 7 49 प्लस 5 53, दो डेसिमल बाद पॉइंट आ जाएगा, मेरा आंसर होगा 53.72। आई बात समझ में? चलिए, तो ये कुछ बातें थी जहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट टिप्स की,